सबसे पहले हम पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जिसे उत्पादन शुल्क भी कहते हैं। यह वो टैक्स होता है जो पेट्रोल डीजल की कीमतों से सिर्फ केंद्र सरकार को मिलता है। अब देखिए, सरकार का कहना है कि इस एक्साइज टैक्स का बोझ आम लोगों पर नहीं पड़ेगा और यह टैक्स पेट्रोलियम कंपनियों को ही भरना होगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि आपके राज्यों शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें उतनी ही रहेंगी जितनी पहले थी। सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों के लिए इस एक्साइज ड्यूटी को इसलिए बढ़ाया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बहुत बड़ी गिरावट आई है। एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $64 तक पहुंच गई है, जो भारतीय रुपए में अगर आप देखें तो 5,506 रुपए होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है और इस हिसाब से अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत मात्र 34 रुपए 63 पैसे है। और सोचिए आप कितना देते हैं। ये कीमतें पेप्सी और कोका कोला की 1 लीटर की जो बोतल है उससे भी सस्ती है। और इसीलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब कच्चा तेल इतना सस्ता हो चुका है तो देश के आम लोगों को इसमें राहत क्यों नहीं मिल रही। आज हमारा देश भारत जिन अमेरिका, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया जैसे देशों को पेट्रोल और डीजल निर्यात करता है, उन देश में तेल सस्ता है और भारत में यही तेल सबसे महंगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2008 में जब 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 11 पैसे का था, तब देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 50 रुपए थी, हाफ सेंचुरी। लेकिन आज जब 1 लीटर कच्चा तेल पहले से कम 34 रुपए 63 पैसे का है, तब पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए से लेकर सेंचुरी पार 109 रुपए के बीच है। सवाल यह है कि जब कच्चा तेल सस्ता हुआ तो पेट्रोल डीजल की कीमतें दोगुनी कैसे हो गई। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला है टैक्स और दूसरा है हमारे देश की राजनीति। भारत पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा टैक्स लगाने वाले देशों में से एक है और इस बात को आप दिल्ली के उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, दिल्ली जहां पेट्रोलियम कंपनियां कच्चे तेल को रिफाइन करके जो पेट्रोल बेचती है, उस 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस देखिए क्या है, 52 रुपए 84 पैसे। जबकि इस पेट्रोल को आपके शहर में पहुंचाने का खर्च कितना है, सिर्फ 24 पैसे। अब आ जाइए आप आगे, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 53 रुपए 8 पैसे होती है, लेकिन आपको देना कितना पड़ता है। आम लोगों को यही पेट्रोल 94 रुपए 77 पैसे में मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप अपनी गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर 40% तो आपको सिर्फ टैक्स देना होता है। 40% इसमें एक्साइज ड्यूटी के रूप में आप देते हैं 23%। केंद्र सरकार को यह पैसा मिलता है। 17% टैक्स राज्य सरकार को मिलता है। तो ये 23% आप सरकार को दे रहे हैं, केंद्र सरकार को, और 17% आप दे रहे हैं राज्य सरकार को। यानी कुल मिलाकर दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में आपको 40% टैक्स में एक एक करके हमने पूरा हिसाब किताब बताया। हर राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल पर अलग अलग वैट लगाती है और सोचने वाली बात यह है कि जिन पार्टियों के नेता दिन भर इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, वही पार्टियां अपने अपने राज्यों में वैट को आम लोगों के लिए 1 पैसा भी कम नहीं करती हैं। वो अपने वैट की कमाई को छोड़ना नहीं चाहती हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस बार बार ये मुद्दा उठाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल और डीजल के टैक्स को कम क्यों नहीं करते, लेकिन सच्चाई यह है कि कांग्रेस की सरकारें अपने राज्यों में खुद पेट्रोल और डीजल पर भारी टैक्स लगाती हैं। तेलंगाना, जहां पर 1 लीटर पेट्रोल पर 35.2%, कर्नाटक यहां पर 30%, और हिमाचल प्रदेश, एक और कांग्रेस शासित राज्य, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार 1 लीटर पेट्रोल पर 17.5% टैक्स वसूलती है। तो यह आपने देख लिया तीनों ही राज्यों का हिसाब। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहां भी ये टैक्स लगभग इतना ही है, जिससे आपको यह समझ आएगा कि हमारे देश में राजनीति हमेशा गुमराह करने के लिए होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स तो यूरोप वाला लगता है, लेकिन लोगों को सड़कें यूरोप वाली नहीं मिलती है। पिछले साल दुनिया के 165 देशों का
एक रोड क्वालिटी इंडेक्स आया था जिसमें भारत 51वें स्थान पर था और भारत में सड़कों की गुणवत्ता खराब मानी गई थी। तो देखिए, टैक्स हम यूरोप वाला देते हैं, लेकिन सड़कें हमें किस हाल में मिलती हैं। हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर राजनीतिक हंगामा होता है, लेकिन आम जनता कभी इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर कोई आंदोलन नहीं करती है। इसका एक कारण यह है कि हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल पर कितना टैक्स दे रहे हैं, उनसे टैक्स लिया ही क्यों जा रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है ऑयल बॉन्ड्स। वर्ष 2014 से पहले पेट्रोल और डीजल का बेस प्राइस पेट्रोलियम कंपनियां तय नहीं करती थी। उस समय यह कीमत सरकार तय करती थी और इस पर पेट्रोलियम कंपनियों को सब्सिडी भी दी जाती थी। उदाहरण के लिए, अगर 1 लीटर कच्चा तेल 39 रुपए 39 रुपीज का है, उसमें आप उसको आयात करते हैं, तो उस पर सरकार की तरफ से एक निश्चित सब्सिडी पेट्रोलियम कंपनियों को दी जाती थी। और ऐसा इसलिए होता था ताकि ये कंपनियां जब कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल और डीजल बनाए तो उनका बेस प्राइस ज्यादा ना हो और पेट्रोल और डीजल के दाम देश में ज्यादा ना बढ़े। ये सब्सिडी ऑयल बॉन्ड्स यानी कर्ज लेकर दी जाती थी, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक से हुई। इन ऑयल बॉन्ड्स के कारण सरकार पर पेट्रोल और डीजल की सब्सिडी का खर्च बढ़ता चला गया और सरकार तेल पर ज्यादा टैक्स लगाने के लिए मजबूर हो गई। जून 2010 में यूपीए की सरकार ने पेट्रोल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया था और मोदी सरकार ने वर्ष 2014 में डीजल पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया था। और आज इस बात को 11 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 11 सालों के बाद भी सरकार ऑयल बॉन्ड्स के कर्ज को पूरी तरह से अभी तक चुका नहीं पाई है। वर्ष 2022 में सरकार ने बताया था कि वर्ष 2025-26 में सरकार 36,913 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स का कर्ज उतारेगी और यह पैसा आपके पास से ही आएगा। हालांकि यहां यह बात भी समझनी होगी कि पेट्रोलियम उत्पादों से सरकार को हर साल लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है और यह उसके कर्ज से 10 गुना ज्यादा है। हमारे देश की राजनीति में अक्सर यह बात दब जाती है कि अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम हो जाए और इनकी कीमतें 10 रुपए प्रति लीटर घट जाए तो देश में महंगाई 5% तक कम हो सकती है और आपकी जेब में ज्यादा पैसा बच सकता है। लेकिन इसकी तो कोई बात ही नहीं करता। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वक्फ कानून पर एकता दिखाने वाले विपक्षी दल कभी भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए एकता नहीं दिखाते और आज आपको इसी राजनीति को समझना है। You would have seen a notification from the Ministry of Finance saying that the excise rates are going up by 2 rupees on petrol and diesel. Let me clarify up front on the record. We've already issued a clarification from the ministry. This will not be passed on to the consumer. इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल एंड डीजल का काम कम हो गया, बट इधर पेट्रोल ड्यूटी एक्साइज ड्यूटी के लिए एक्साइज ड्यूटी डाल दिया। सरकार ये बोले कि क्या रीजन है? देश की जो इकोनॉमी है वो भारत की सरकार से संभल नहीं रही है। लगातार ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। पूरी की पूरी विदेश नीति चरमराई हुई है। अब ले दे के एक ही तरीका बचा हुआ है कि लोगों के ऊपर टैक्स जो है बढ़ाया जाए। पहले भी महंगाई बढ़ी हुई थी, इस एक्साइज ड्यूटी की वजह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और तमाम चीज़ें जो हैं और महंगी होंगी। लोगों की हालत बेरोजगारी से, महंगाई से पहले ही खराब है, इससे और हालात बिगड़ेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल ही आपसे कहा था कि वक्फ कानून के खिलाफ जिस तरह के विरोध की आशंका जताई जा रही है, वैसे विरोध प्रदर्शन अब तक किसी भी राज्य में नहीं हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि आज से इसकी भी शुरुआत हो गई है। आज बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक पैदल मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आगजनी भी हुई और हिंसक भीड़ ने पुलिस पर हमला भी किया। और ये सारी हिंसा नए वक्फ कानून के विरोध में हुई, जिसमें पुलिस पर भी हमला हुआ और हिंसक भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद गाड़ियों में भी आग लगा दी। आंदोलन
চালিয়ে যাব কখনোই মানছি না মানব না विपक्ष कहता है कि वो संविधान की रक्षा करना चाहता है, लेकिन इस हिंसा में कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो भारत के संविधान को नहीं मानते और ना ही वो नए वक्फ कानून का पालन करेंगे। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष के नेता इस विरोध प्रदर्शन में लगे नारों की निंदा करेंगे या वो इन्हें राजनीतिक वोट बैंक की मजबूरी में अनदेखी कर देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का वही जिला है जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और इस जिले में मुसलमानों की आबादी 66.3% है और अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 33.2% है। आरोप लगता है कि बांग्लादेश से जो मुसलमान घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आए, उससे वहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और अब वक्फ कानून के खिलाफ भी पहली हिंसक घटना मुर्शिदाबाद से ही शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में वक्फ की सबसे ज्यादा 80,480 संपत्तियां हैं और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में वक्फ के मुद्दे पर आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा विरोध देखा जा सकता है और मुर्शिदाबाद से इसकी शुरुआत भी हो गई है। आज आपको ये तस्वीरें भी जरूर याद करनी चाहिए जब 24 नवंबर 2024 को संभल में मुस्लिम समुदाय और पुलिस के बीच टकराव हुआ था। उस दिन जब हिंसक भीड़ ने संभल की पुलिस पर पत्थर बरसाए थे और पुलिस ने भी दंगाइयों पर कार्रवाई की थी, तब यह कहा गया था कि ये पुलिस बीजेपी की है और बीजेपी ने ये दंगे कराए और हिंसा करने वाले मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जब पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून का विरोध करने वाली भीड़ ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस ने हिंसक भीड़ पर कार्रवाई की, तो क्या इस पुलिस को भी किसी एक पार्टी का बताकर हिंसा करने वाले लोगों को सही ठहराने की कोशिश की जाएगी? यह भारत का दुर्भाग्य है कि यहां धर्म, जाति और राजनीतिक मुद्दों को लेकर कई विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन कभी साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़कें, टैक्स के सही इस्तेमाल को लेकर समाज के किसी भी वर्ग से कोई आवाज नहीं उठती और आज भी यही हो रहा है। हालांकि आज भारत के लोग चाहे तो वो इटली के लोगों से काफी कुछ सीख सकते हैं। इटली की राजधानी रोम में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। ये लोग यूरोपीय यूनियन और इटली की सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें नए हथियार और मिसाइल खरीदने पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, बल्कि उन्हें इन पैसों से नए अस्पताल और अच्छे स्कूल बनाने चाहिए। ये मांग भी तब जब वर्ष 2023 के हेल्थ सिस्टम्स इंडेक्स में यही देश इटली की स्वास्थ्य सेवाएं दुनिया में 17वें स्थान पर है और WHO के मुताबिक तो इटली के पास दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और अस्पताल है। सोचिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ऐसे विरोध प्रदर्शन भारत में होने चाहिए थे, जहां पहले ब्रिटेन की फर्जी डिग्री दिखाकर डॉक्टर बने एक व्यक्ति ने 7 लोगों की जान ले ली और फिर पुणे में एक गर्भवती महिला की इसलिए मौत हो गई क्योंकि उसके इलाज के पैसे अस्पताल में जमा नहीं हुए थे। लेकिन हमारे देश के बहुत सारे इन घटनाओं से विचलित तक नहीं हुए लोग, जबकि इटली में जहां दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल हैं, पहले से हैं, वहां और अच्छे अस्पतालों के लिए लोग सड़कों पर निकले हैं विरोध प्रदर्शन करने।
Chi trasmettete? Allora io un attimo in diretta sulle mie pagine. आज आप खुद तय कीजिए कि आपके लिए कौन से मुद्दे जरूरी हैं और क्या भारत के लोग इटली के लोगों से सीख लेंगे। वक्फ कानून के खिलाफ हुए इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अब नए वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं है। जब नया वक्फ कानून संसद में बहस के लिए पेश हुआ था तब विपक्ष ने कहा था कि इस कानून से भारत के आम मुसलमानों की जमीनें छीन ली जाएंगी, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने इस कानून का समर्थन किया तो आपकी जान छीनी जा सकती है, आप खतरे में आ सकते हैं। कैसे, हम आपको दिखाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें नए वक्फ कानून का समर्थन करने वाले लोगों के साथ मारपीट हुई है। उनमें एक घटना उत्तर प्रदेश के संभल में हुई, दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर में और तीसरी घटना मणिपुर में। और इनमें भी मणिपुर की घटना में कुछ लोगों ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के घर में आग लगा दी क्योंकि उन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था और इसे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया था। आप इन घटनाओं पर यह रिपोर्ट देखिए और यह भी सोचिए, क्या जो लोग वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं उनके पास अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार नहीं है? Subject to correction is 128. The bill is passed. नया वक्फ कानून अमल में आ गया, लेकिन अभी तक ये कुछ लोगों के गले नहीं उतर रहा है। नए वक्फ कानून से तिलमिलाए कुछ लोग हिंसा, आगजनी और मारपीट पर उतर आए हैं। क्या संभल, क्या कानपुर और क्या मणिपुर, उत्तर प्रदेश से उत्तर पूर्व तक वक्फ कानून से वौराए लोग देश के कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। कानपुर में एक रिटायर्ड कर्नल एक कैब में जा रहे थे और इस दौरान फोन पर किसी से बात करते हुए वो वक्फ कानून की तारीफ कर रहे थे। आरोप है कि कैब को चला रहा ड्राइवर वासिफ इस बात से भड़क उठा और सेना के पूर्व अधिकारी से गाली गलौज करने लगा। उसने मैसेज कर अपने साथियों को बुला लिया और रास्ते में गाड़ी रोककर रिटायर्ड कर्नल के साथ बुरी तरह मारपीट की। शिकायत के बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ये भी कहा जा रहा है कि घटना के वक्त रिटायर्ड कर्नल नशे में थे। एक और घटना संभल की है जो हाल के दिनों में लगातार चर्चाओं में है। यहाँ वक्फ कानून का समर्थन करने पर एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई कर दी गई। ये बुजुर्ग मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ लोग नए वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे। जब इन्होंने बिल को सही बताया तो इनकी पिटाई कर दी गई। शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित बुजुर्ग बीजेपी के एक नेता के रिश्तेदार हैं। बोले कि वक्फ बोर्ड का जो है, ये वक्फ बोर्ड का गलत फैसला आया है। मैंने कह दिया वक्फ बोर्ड का सही फैसला आया है, वक्फ बोर्ड का गलत फैसला नहीं आया। बोर्ड का समर्थन कर रहे हैं हम तो। आपके कुछ रिश्तेदार जो है उसमें बोर्ड में पहले चेयरमैन वगैरह? आज ही साला रहा है हमारा माइनॉरिटी चेयरमैन रहा है और आज भी वो बीजेपी में ही है, आरएसएस में ही है आज भी, और आज भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं वो, और काम करते रहेंगे। ये हमारी शुभकामना। इसी बात से वो लोग दुश्मनी, इसी बात से हमारी दुश्मनी हुई है। वक्फ कानून को लेकर एक और हिंसक घटना मणिपुर में हुई, जहां उग्र भीड़ ने बीजेपी नेता के घर में आग लगा दी। ये घर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अक्सर अली का था। आरोप है कि अक्सर अली ने सोशल मीडिया पर वक्फ बिल का समर्थन किया था,
जिससे नाराज लोगों ने रविवार को उनका घर फूंक दिया। आग बुझाने पहुंचे फायर सर्विस के कर्मचारियों को भी भीड़ ने रोक दिया। मजबूर अक्सर अली ने वक्फ बिल का समर्थन करने के लिए माफी भी मांगी। आखिर संसद में बने कानून का विरोध करने वाले ये लोग कौन हैं? लोकतंत्र में अराजकता, हिंसा, आगजनी की कोई जगह नहीं होती। आखिर अब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले कहां हैं? जो लोग इन घटनाओं पर हैरानी जता रहे हैं उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि इस देश में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के लिए जो कानून आया, 3 तलाक के खिलाफ जो कानून आया या नागरिकता को लेकर जो सीएए कानून आया, उनका समर्थन करने वाले लोगों के साथ भी इस देश में मारपीट की घटनाएं हुई थी। और ऐसा नहीं है कि यह मानसिकता सिर्फ भारत के कुछ लोगों की है। अब आपको बांग्लादेश लेकर जरा चलते हैं, जहां गाजा के खिलाफ युद्ध में इजराइल का समर्थन करने वाले लोगों और कंपनियों के खिलाफ दंगे और आगजनी हो रही है। बांग्लादेश में हिंसक भीड़ ने कई ब्रांड्स के स्टोर्स में तोड़फोड़ कर दी है, जिनमें KFC है, पिज्जा हट है, प्यूमा है और बाटा कंपनी के स्टोर्स मौजूद हैं। KFC और पिज्जा हट की पेरेंट कंपनी ने इजराइल की एक कंपनी को खरीदा था, जिसकी वजह से बांग्लादेश के कट्टरपंथी ये कह रहे हैं कि इन कंपनियों का बहिष्कार होगा और इनके स्टोर्स को नष्ट कर दिया जाएगा। प्यूमा के स्टोर्स में इसलिए तोड़फोड़ हो रही है क्योंकि यह कंपनी इजराइल फुटबॉल एसोसिएशन की ऑफिशियल स्पॉन्सर थी। अब बताइए। और बाटा के स्टोर्स में इसलिए तोड़फोड़ हो रही है क्योंकि बांग्लादेश में यह अफवाह फैलाई गई कि यह कंपनी भी इजराइल के साथ बिजनेस करती है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत में जो लोग वक्फ कानून का समर्थन करने वालों के साथ हिंसा कर रहे हैं या जो लोग बांग्लादेश में इजराइल का समर्थन करने के खिलाफ दंगे कर रहे हैं, उनकी मानसिकता में कोई अंतर नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से वहां कट्टरवाद काफी बढ़ गया है। আমাদের দেশে মানুষ ইসলামের নাম বলে দোকান লুটপাট করতেছে, যেটা কোনোদিন ইসলামের শিক্ষা ছিল না। সবাই দোকান লুটপাট করতেছে। এখানে প্রকৃত মুসলিম একজনও নাই, সবাই চোর। এখানে বাটার দোকান ভেঙে মানুষ সব পণ্য নিয়ে যেতেছে। आज बांग्लादेश पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी है, जिससे भारत भी ये सीख सकता है कि जब किसी देश में धार्मिक कट्टरवाद बढ़ता है तो ये धार्मिक कट्टरवाद सबसे पहले समाज की शांति और अर्थव्यवस्था की मजबूती को ही नुकसान पहुंचाता है। कुछ समय पहले तक जिस बांग्लादेश की विकास दर भारत से भी ज्यादा थी, अब उसी बांग्लादेश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है और IMF का अनुमान है कि बांग्लादेश का GDP ग्रोथ रेट सिकुड़कर 3.8% पर आ सकता है। वापस से उत्तर प्रदेश के संभल लेकर चलते हैं, जहां 24 नवंबर को हुई हिंसा की जांच कर रही SIT ने आज समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की है। 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद में ASI को सर्वे करना था और इसके विरोध में बड़े पैमाने पर वहां पर हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जिसमें पुलिस कर्मियों पर पथराव हुआ था और गोलियां भी चलाई गई थी।
जियाउर रहमान बर्क पर इस हिंसा से एक दिन पहले भड़काऊ भाषण देने का आरोप है और ऐसा आरोप है कि सर्वे से एक दिन पहले उन्होंने स्थानीय मुसलमानों को धर्म के नाम पर मस्जिद का सर्वे रोकने के लिए उकसाया था। इसी मामले में आज एसआईटी ने करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की और उनके लिए 100 सवालों की एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। उनसे पूछा गया कि वो हिंसा वाले दिन कहां थे, क्या उन्होंने हिंसा में शामिल किसी आरोपी से बात की थी, क्या उनकी बातचीत जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से हुई थी, हिंसा के बाद वो कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए और वो उस समय सामान्य फोन कॉल की जगह व्हाट्सएप कॉल का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये वो सवाल थे जिनके जवाब देने में जियाउर रहमान बर्क कई बार अटके, फंसे और कुछ सवाल तो ऐसे थे जिनके उन्होंने गलत जवाब दिए हैं। जैसे जियाउर रहमान बर्क से पूछा गया था कि हिंसा से एक दिन पहले क्या उनकी बातचीत जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से हुई थी और क्या उन्हें सर्वे की बात पता थी। उन्होंने इस सवाल का गलत जवाब दिया और यह कहा कि उन्हें सर्वे की जानकारी नहीं थी, जबकि एसआईटी को अपनी जांच में पता चला है कि हिंसा से एक दिन पहले जियाउर रहमान बर्क और जफर अली के बीच करीब 3 बार बातचीत हुई थी और जफर अली ने खुद एएसआई सर्वे होने की बात उन्हें बताई थी। जफर अली संभल हिंसा का मुख्य आरोपी है और उस पर संभल हिंसा की साजिश, पत्थरबाजी और फायरिंग में शामिल होने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक जफर अली ने ही एसआईटी को बताया था कि हिंसा से एक दिन पहले जियाउर रहमान बर्क ने भड़काऊ भाषण दिया था, इसीलिए एसआईटी ने जियाउर रहमान बर्क को पूछताछ के लिए आज बुलाया था। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी एसआईटी की जो पूछताछ में शामिल हुए और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए। सांसद जी, आप गए थे, तमाम सवालों के जवाब दिए, क्या कुछ हुआ वहाँ पर? देखिए, जो हुआ वो जांच की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन क्या क्वेश्चन किया और क्या जवाब दिया, लेकिन जाहिर सी बात है जो नोटिस दिया गया था उसके तहत मैंने पहले ही कहा था कि मैं भारत का नागरिक होने के नाते सांसद भी हूं और मैं संविधान और न्यायपालिका का विश्वास रखता हूं। ज़रूर मैं सहयोग करूंगा और जिस नोटिस के तहत बुलाया था मैं गया, जो सवाल मुझसे किए गए थे उसका जवाब मैंने माकूल अपनी तरफ से जो था सही दिया। क्या आगे भी अगर जो जरूरत पड़ेगी तो दोबारा? जी, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि लगभग सारे क्वेश्चन जानकारी कर चुकी, शायद अब ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि दोबारा से के क्वेश्चन का वो करें। अब बाकी डिपेंड करता नहीं पड़ेगा। तो ये सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, जिनका कहना है कि फिलहाल अभी तक जो सवाल पूछे गए उनके सारे जवाब उन्होंने जो है दिए गए हैं। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। अभी सांसद जियाउर रहमान बर्क आए 24 नवंबर की हिंसा के मामले में आपने जो है पूछताछ की, क्या कुछ जो इधर पूछा गया, क्या अभी तक जो है सहयोग कितना हो? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूछताछ की जानी थी, मतलब उनका बयान दर्ज करना था, उसी क्रम में आज उनको बुलाया गया था और आज उनका बयान दर्ज किया गया है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर उनसे पूछताछ की गई है। तो क्या सर, अभी जिस तरीके से आज 3 घंटे तक जो था तकरीबन पूछताछ चली, क्या आगे भी जो है उनको जो है पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा 24 नवंबर की हिंसा के? देखिए, जैसा कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, यदि कोई ऐसा बिंदु आता है इन्वेस्टिगेशन में जिसका हमें उसको क्लियर करना जरूरी है या उस पर पूछताछ करना जरूरी, तो हम पुनः पूछताछ कर सकते हैं। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली की जब गिरफ्तारी हुई, उन्होंने जो कुछ चीज़ें जो है बताई पुलिस को। जब एसआईटी ने जो पूछताछ की उसमें पता लगा कि सांसद की तरफ से उनको कॉल की गई, हिंसा से पहले भी, हिंसा के बाद भी और हिंसा के समय भी। तो क्या उन सारी चीज़ों को स्वीकार किया गया है? ऐसा कुछ अभी तक जानकारी मिली? देखिए, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं और ये केस डायरी का पार्ट हैं और मैं समझता हूँ कि वो जब तक कंक्लूज़न हो तो उन चीज़ों को बोलना वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं, जब हम कंक्लूड करेंगे अपनी इन्वेस्टिगेशन को तो वो सारी चीज़ें हम इकट्ठा करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। खबर अब हम आपको ये बताएंगे कि टीएमसी के घर का झगड़ा बाहर कैसे आया और इस झगड़े की असली इनसाइड स्टोरी क्या है। आज दिन भर टीएमसी के 3 सांसदों की चर्चा होती रही और ये 3 सांसद हैं कल्याण बनर्जी, कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा। इस चर्चा की वजह थे व्हाट्सएप चैट्स के वो स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस जिन्हें बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस व्हाट्सएप चैट्स में कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच किसी इंटरनेशनल ग्रेट लेडी को लेकर विवाद हुआ, जिसकी असली पहचान टीएमसी नेताओं के अलावा बहुत कम लोग जानते होंगे। सोशल मीडिया पर लोग इस लड़ाई का मजा ले रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं रहे कि इस लड़ाई का कारण क्या है और लड़ाई किसको लेकर हो रही है। उसे समझने के लिए हम सबसे पहले आपको वो वायरल चैट दिखाना चाहते हैं जिसमें कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस हो रही थी और कल्याण बनर्जी इस चैट में काफी भड़के हुए थे।
कीर्ति आजाद उन्हें शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप में कल्याण बैनर्जी ने किसी व्यक्ति पर व्यंग करते हुए लिखा कि मैं कोलकाता पहुंच गया हूं और बीएसएफ और दिल्ली पुलिस को मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेज दो। इस चैट में कल्याण बैनर्जी ने किसी इंटरनेशनल ग्रेट लेडी का जिक्र किया और उसकी मदद करने वालों पर भी व्यंग किया। कीर्ति आजाद ने कल्याण बैनर्जी को शांत करने की कोशिश की और उनसे कहा कि ममता बनर्जी ने उन्हें सभी सांसदों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी दी है। इस बात पर कल्याण बैनर्जी भड़क गए। उन्होंने कीर्ति आजाद को बीजेपी से निकाला गया नेता बताया। इस पूरे विवाद में लोगों का सवाल यह था कि वो इंटरनेशनल ग्रेट लेडी कौन है जिसका जिक्र कल्याण बैनर्जी अपने मैसेजेस में कर रहे थे। हमें सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो महिला महुआ मोइत्रा हो सकती हैं और इस लड़ाई की शुरुआत 4 अप्रैल को चुनाव आयोग के ऑफिस से हुई थी। टीएमसी के सभी सांसद इस दिन चुनाव आयोग को एक मेमोरेंडम देने के लिए गए थे और ये जो मेमोरेंडम नकली वोटर्स के खिलाफ एक शिकायत थी जिस पर उन्हीं लोगों के हस्ताक्षर थे जिन्हें कल्याण बैनर्जी ने हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, क्योंकि कल्याण बैनर्जी संसद में टीएमसी के चीफ व्हिप है। अब देखिए, इस मेमोरेंडम में महुआ मोइत्रा का नाम शामिल नहीं था और कल्याण बैनर्जी ने उन्हें चुनाव आयोग आने के लिए नहीं कहा था, लेकिन महुआ मोइत्रा फिर भी चुनाव आयोग पहुंच गई थी। हमारे पास इस मेमोरेंडम की एक कॉपी है और इसमें महुआ मोइत्रा का नाम शामिल नहीं है। तमाम नाम और हस्ताक्षर देख लीजिए। चुनाव आयोग में कल्याण बैनर्जी और महुआ मोइत्रा आमने सामने आए तो इस मुद्दे पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और सूत्रों का यह कहना है कि कल्याण बैनर्जी के व्यवहार से महुआ मोइत्रा इतनी आहत हुई कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत करने की धमकी तक दे दी। मीडिया की वजह से टीएमसी सांसदों ने दोनों नेताओं को शांत करवा दिया, लेकिन इस झगड़े के अलग अलग वीडियो वायरल हो गए और इन वीडियोस को आप देख भी सकते हैं और इतना जरूर समझ सकते हैं कि किसी घर के बेहदी ने ही ये सब लीक किया है। Pleading with you all. I'm pleading with you all. अरे 13 नंबर सब एमपी है सर, हम लोग मेरा एमपी है। सबको बोलते होंगे अरेस्ट करोगे। हाँ 30 একটা ছেড়ে দাও প্লিজ। মহিলা বলে শো ওয়ান প্লিজ মোবা জোর ছোড়া বলে অ্যারেস্ট করাবে। মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। वो कत बड़ा असुख हमारे जारी है। ग्रुपिज्म में जब होगा तब हम भी करेंगे। देखता है करिए करिए। But I will not allow to do any illegal work. We are not come here for any private agency here. चला अरे क्या तुम नहीं हम अंदर में नहीं आए चला गए। तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आए हैं भाई और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया। प्रेम बाकी थी तू हमसे झगड़ा बोलो हम छेड़ दो। If you start, you have to. I will finish. No, you. If you start. You are a senior MP. You know. No. If you start, I will finish it. Please. यहाँ हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आज तक ना तो इन वीडियोस की पुष्टि करता है और ना ही अभी ये स्पष्ट है कि महुआ मोइत्रा और कल्याण बैनर्जी के बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये सारी कहानी इन व्हाट्सएप चैट्स और वीडियोस के आधार पर बताई जा रही है जिन्हें बीजेपी ने जारी किया है। लेकिन हाँ, इन लड़ाई और इन वीडियोस के बाद कल्याण बैनर्जी ने सामने आकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया जरूर दी है। बीजेपी का आरोप है कि कल्याण बैनर्जी और महुआ मोइत्रा के बीच पिछले काफी समय से एक तरह का शीत युद्ध चल रहा है और ममता बनर्जी इन दोनों में सुलह कराने के लिए कोशिशें कर रही हैं, प्रयास कर चुकी हैं। यह भी कहा जाता है कि पार्टी में महुआ मोइत्रा का दखल कल्याण बैनर्जी से ज्यादा है और इसी वजह से दोनों के बीच बनती नहीं है। पार्टी के अंदर अब 2 गुट बन गए हैं जिसमें एक कल्याण बैनर्जी के समर्थन में है, दूसरा उनके खिलाफ खड़ा है। Mahua was crying and she was going to several MPs, also other parties, to complain about Kalyan's behavior. At that time,
Please carry on. At that time, a number of our party MPs, both gentlemen and ladies, they were gathered and they were discussing that Kollan's behavior could be not tolerated anymore and everybody should repeat to our Suprema Mamata Banerjee. Karnad is known for his intemperate and uncivilized behavior. I feel strongly, feel that Kollan should be removed from his post of chief whip of the parliamentary party immediately. আমাকে একজন মহিলা এমপি বলছে আমার নাম নেই কেন, আমাকে দিয়ে সিগনেচার কালেক্ট করা হয়নি কেন, নেওয়া হয়নি কেন? আমার নাম যার ইনস্ট্রাকশন সেই অনুযায়ী আমি কাজ করেছি, ইনস্ট্রাকশনের বাইরে তো আমি কাজ করবো না, নাম নেই আমি কি করব? শুধু যে সমস্ত এমপিদের থাকতে বলা হয়েছে তাদের মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ তারা যে এতে আসবে সেটাও আমি জানতাম না, সেটাও আমাকে কখনো কমিউনিকেট করেনি। দেন সি সাউটেড দ্যাট যে ডেলিভারেটলি আমাকে সিগনেচার করে না। আমার ডোন্ট কোয়ার্ড উইথ মি, আমার সঙ্গে ঝগড়া করো না। দেন সি ওয়াজ শাউটিং অ্যাট দি টপ লেভেল, আই ওয়াজ অলসো শাউটিং, নো ডাউট অ্যাবাউট। ইন দি মিন টাইম সেই ভদ্রমহিলা দৌড়ে চলে গেলেন বিএসএফ কে গিয়ে বলছে অ্যারেস্ট মাই এমপি, অ্যারেস্ট মি। দিদি শুধু বলে দিক ভুল হয়েছে, রাজনীতি ছেড়ে চলে যাব, আমার অত রাজনীতি নিয়ে অত কিছু নেই, কিন্তু ওই মহিলা অসভ্য মহিলা এমপিকে আমি সহ্য করব না। 18 মিনিট বলতে দিতে হবে, 20 মিনিট বলতে দিতে হবে। হোয়াট ইজ দিস? I can take pressure of everyone, but I cannot take the pressure of that particular MP for saying যে আমাকে এত মিনিট অ্যালটমেন্ট করতে হবে। सूत्रों से एक खबर यह भी है कि कल्याण बैनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच पश्चिम बंगाल की मिठाई सौंदेश को लेकर एक विवाद है। कीर्ति आजाद संसद की कैंटीन में सौंदेश और कॉफी की दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन कल्याण बैनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। इसी के बाद से कीर्ति आजाद और कल्याण बैनर्जी के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है मामला। आप सोचिए कि टीएमसी के सांसद सिग्नेचर और सौंदेश जैसे मुद्दों पर लड़ रहे हैं, जबकि उनका ध्यान बंगाल की जनता के मुद्दों पर होना चाहिए था। ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद संसद भवन के मुख्य गेट पर महामहिम उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस पार्टी के सांसद वक्फ बोर्ड के लिए बनी जेपीसी में भारत के इतिहास में शायद इकलौता उदाहरण होगा कि जब चेयरमैन को बोतल फेंक कर मारने जैसा कृत्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अब संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग में जाकर एक दूसरे के बारे में इस प्रकार की हरकत करते नजर। ऐसा विश्लेषण करेंगे जो भारत के लोगों की काम करने की क्षमता और कामकाज पर खर्च किए जा रहे समय से जुड़ा हुआ है। मैं 24 घंटे काम कर सकती हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप 1 घंटे के शो में लगातार विश्लेषण करने की वजह से थक जाती होंगी, और 24 घंटे काम करना आपके लिए संभव नहीं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि देश में सबसे ज्यादा काम किस प्रदेश में लोग करते हैं? मुझे लगता है कि इस बारे में भारत सरकार के स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मंत्रालय ने एक सर्वे कराया है, जिसमें पता चलता है कि हमारे देश के लोग अपने दिन के 24 घंटे यानी 1440 मिनट में से कितना समय कहां खर्च करते हैं। बिल्कुल अंजना, इस सर्वे में एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, और वो दिल्ली के लोगों की मेहनत से जुड़ा है। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगी कि कामकाज और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर सबसे ज्यादा समय दिल्ली वाले खर्च करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें कई बार फ्री की योजनाओं को समर्थन देने वाला या फिर मुफ्त की रेवड़ी पसंद करने वाला कहा गया है। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली के लोग कामकाज से जुड़ी गतिविधियों पर दिन में औसतन 563 मिनट खर्च करते हैं, और ये समय होता है लगभग 9.5 घंटे, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। जबकि नागालैंड के लोग कामकाज और रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर सबसे कम 329 मिनट यानी लगभग 5.5 घंटे खर्च करते हैं। बिल्कुल, दिल्ली के लोग कामकाज के मामले में राष्ट्रीय औसत से भी आगे हैं। द टाइम यूज सर्वे 2024 के मुताबिक भारत के लोग 440 मिनट यानी लगभग 7 घंटे 20 मिनट रोजगार, नौकरी या जो भी व्यवसाय है उससे जुड़ी गतिविधियों में
खर्च करते हैं और दिल्ली के लोग इससे 2 घंटे ज्यादा कामकाज पर खर्च करते हैं। इस मामले में दिल्ली के बाद गोवा दूसरे स्थान पर है, जहां रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर लोग 8.5 घंटे खर्च करते हैं। भारत सरकार ने इस तरह का पहला सर्वे साल 2019 में किया था और दूसरा सर्वे पिछले साल 2024 में हुआ। इससे गरीबी, जेंडर इक्वालिटी और मानव विकास की स्थिति को समझने में मदद मिलती है। अमेरिका और यूरोप जैसे देश इस तरह के सर्वे बहुत पहले से करा रहे हैं। इस सर्वे में भारत के 1,39,000 परिवार और 6 वर्ष से ज्यादा उम्र के 4,54,000 लोग शामिल थे। और देखिए, कामकाज के मामले में हमें महिला और पुरुषों की स्थिति भी समझनी चाहिए। कामकाज का राष्ट्रीय औसत 7 घंटे 20 मिनट का है। उसमें से पुरुष 7 घंटे 53 मिनट रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करते हैं, जबकि महिलाएं 5 घंटे 41 मिनट रोजगार से जुड़े कामों पर खर्च करती हैं। यहां समझने वाली बात यह है कि रोजगार से जुड़े कामों में महिला और पुरुषों के औसत समय में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, यानी रोजगार पर महिलाएं भी अच्छा खासा समय खर्च कर रही हैं। लेकिन जब घरेलू कामकाज की बात आती है तब देखिए अंतर स्पष्ट हो जाता है। आज महिलाएं घर संभाल भी रही हैं, घर चला भी रही हैं। एक महिला जब बाहर से नौकरी करके आती है तो ऐसा नहीं है कि उसकी घरेलू जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। भोजन बनाना, घर की साफ सफाई, परिवार के लिए खरीदारी, पालतू जानवरों की देखभाल, औसतन 279 मिनट यानी 5 घंटे 41 मिनट वो खर्च करती है। अगर इस मामले में पुरुषों की बात करें तो इन सब कामों पर वो कितना 1 घंटा 88 मिनट खर्च करता है। अलग अलग राज्यों में महिलाओं के कामकाज के घंटों में काफी अंतर है। गोवा भारत का वो राज्य है जहां महिलाएं रोजगार के कामों में सबसे ज्यादा समय खर्च करती हैं। गोवा में महिलाएं 8 घंटे 29 मिनट रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करती हैं, जबकि दिल्ली की महिलाएं देखिए तो वो 6 घंटे 47 मिनट रोजगार से जुड़े कामों पर खर्च करती हैं। वहीं बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो महिलाएं रोजगार के कामों पर सबसे कम समय खर्च करती हैं। बिहार में महिलाएं मात्र 4 घंटे 16 मिनट रोजगार से जुड़े कामों पर खर्च करती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश आइए यहां पर लगभग 4.5 घंटे यानी 4 घंटे 31 मिनट रोजगार से जुड़ी गतिविधियों पर खर्च करती हैं महिलाएं। अगर घरेलू कामों में पुरुषों की भागीदारी की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली में पुरुष घरेलू कामों में समय खर्च करते हैं। दिल्ली के पुरुष 1 घंटा 43 मिनट, अरुणाचल प्रदेश के पुरुष 1 घंटा 40 मिनट, गुजरात के पुरुष 1 घंटा 33 मिनट घरेलू कामों में खर्च करते हैं, जबकि देश के बाकी राज्यों का औसत इस मामले में बहुत कम है, काफी कम है। आज हमें से भी ये समझना चाहिए हमें कि नई चीज सीखने या कोई नई टेक्नोलॉजी या नई स्किल सीखने पर हमारे देश के लिए कितना समय लोग खर्च करते हैं। पिछले समय से तुलना करें तो सीखने की गतिविधियों पर भारत के लोगों का समय कम हुआ है। 2019 में भारत के लोग सीखने की गतिविधियों पर हर दिन औसतन लगभग 424 मिनट खर्च करते थे, जो 2019 में घटकर 414 मिनट रह गया। सीखने की गतिविधियों में सबसे ज्यादा 465 मिनट आंध्र प्रदेश के लोग खर्च करते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के लोग 462 मिनट और दिल्ली के लोग 456 मिनट नई चीज सीखने में खर्च करते हैं। अगली खबर और आखिर में हम महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को श्रद्धांजलि देंगे। आज ही के दिन 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जब स्थानीय जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था, तब इसके बाद कोलकाता से 4 जल्लादों को बुलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। इसी के साथ वीर सावरकर पहले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने मंगल पांडे की शहादत को इतिहास के पन्नों में दर्ज किया और 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ भारत का पहला क्रांति बताया। इस पर वीर सावरकर ने 1857 का स्वातंत्र्य समर नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसे अंग्रेजों ने प्रकाशन से पहले ही बैन कर दिया था। मंगल पांडे के विद्रोह की सबसे बड़ी थी
वो कारतूस जिसमें बंदूक में लोड करने से पहले दांत से काटना होता था, और ये कारतूस ऐसे थे जिनमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होने की बात कही जाती थी। जब ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय सिपाहियों को इन कारतूस को दांत से काटने के लिए मजबूर किया, तब विद्रोह भड़क गया और कुछ सैनिकों ने बैरकपुर में एक टेलीग्राफ दफ्तर को जला दिया। ब्रिटिश अफसरों के घरों पर आग लगे तीर छोड़ दिए। इस विद्रोह में अंग्रेजों पर पहली गोली मंगल पांडे ने ही चलाई थी, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मंगल पांडे भगवान शिव और भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे, और उन्होंने विद्रोह से पहले लगातार भगवान हनुमान और भगवान शिव की अर्चना भी की थी।